चुनाव एक, संदेश अनेक। जी हाँ, हम एक बार फिर बोचहां उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं, जिसका परिणाम 16 अप्रैल को आने वाला है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार झा और हमारे साथ हैं इंद्रमोहन, और हम मौजूद हैं दिल्ली के स्टूडियो में। और आमतौर पर तो पटना स्टूडियो से हम लोग बात करते हैं, लेकिन दिल्ली से क्या होता है ना इंद्रमोहन की, पूरा देश दिखाई देता है। तो यहाँ से बोचहां कैसा दिखाई दे रहा है? बोचहां एक ही विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है पूरे बिहार में, और लेकिन चर्चा उसकी जबरदस्त है। बिल्कुल, मुझे कई लोगों ने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन जिक्र इस तरीके से हो रहा है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टीवी के स्पेस की बात करें या हम प्रिंट मीडिया की बात करें, तो उसने उसको बहुत स्पेस दिया है। और ये इसलिए भी हुआ है सर, इसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मतलब बिहार तक ने जब एमएलसी के चुनाव हुए और एमएलसी चुनाव परिणाम को हमने जिस तरीके से कवर किया, और उसके बाद जब बोचहा का चुनाव फंसा तो बात होने लगी कि ये चुनाव बहुत बड़ा है। बड़ा इस लिहाज में भी था क्योंकि 3 त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई किसी का उम्मीदवार हो रहा था, रातों रात वो उम्मीदवार बदल गया, कोई किसी और के घर पे इंतजार कर रहा था, बल्कि लोग तो ये तक कह रहे थे कि कोई एयरपोर्ट पे भी शायद जाके बैठा हुआ था कि नेता उतरे तो सही। नहीं, तो घर पहुंच गए थे रमैया अपनी बेटी के साथ। लेकिन एक चीज़ हमको बड़ा ये लग रहा है कि चुनाव आयोग ने इतना फासला, इतना दिन क्यों लगा दिया परिणाम देने में। अब 12 तारीख को चुनाव हुआ, अब 12-13 को तो परिणाम आ नहीं सकता है। 14, जैसे कि आज है 14, तो आज अंबेडकर जयंती है, कल गुड फ्राइडे है, अब परसों शनिवार को रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या है कि जो प्रत्याशी हैं और जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, जो उस चुनाव के प्रभारी हैं, उनकी नींद 3-3 4-4 रात से खराब हो रही है। ये तो ठीक बात नहीं। हाँ, नहीं, मतलब खराब क्या होगा? अब जो मान लीजिए कि बीजेपी का ही जो प्रभारी है, वहाँ प्रभारी मंत्री जो हैं, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनको तो नींद नहीं आती होगी ना। बिल्कुल। उसी तरह से मुकेश सहनी, हालांकि मुकेश सहनी को के पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। क्या है खोने के लिए? मंत्री पद खो ही नहीं, मंत्री पद खो ही चुके हैं, विधायक खो ही चुके हैं। तो अब तो जो भी आएगा, अगर मैं कहता हूं कि अगर सम्मानजनक, अगर हार भी गए मुकेश सहनी की पार्टी अगर हार भी गई और सम्मानजनक वोट आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? हार के भी जीतना। बिल्कुल। इस चर्चा को यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब चर्चा शुरू हो गई है और बात मुकेश सहनी की हो रही है, तो मुकेश सहनी का निषाद फैक्टर सर एक सबसे बड़ा कि सन ऑफ मल्ला नाम से शुरू हो गया। तो क्या ये मान लिया जाए, अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं और निषादों ने एक मुश्त लेकिन अगर उन्हें वोट दे दिया, तो क्या ये माना जाए कि अजय निषाद या आरजेडी के जो निषाद नेता हैं, इन सबसे बड़े नेता अब निषादों के मुकेश सहनी हो गए? देखिए, इसमें ये चुनाव एक इस चीज़ का भी डिसाइड करेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी बात करते रहे कि एक जाति के नेता बनने से आप ठीक है, आप एक लॉन्ग टर्म नहीं होते, लेकिन संदेश तो जाएगा। ये बीजेपी ने अगर मुकेश सहनी को इस चुनाव के दौरान बीच में मतलब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, उसके विधायकों को तोड़ दिया चुनाव के दौरान, आमतौर पर जो परिपक्व पार्टियां होती हैं, वो ऐसे समय पर इस तरह के काम करती हैं ताकि वोट बैंक पर या चुनाव पर उसका प्रभाव न पड़े। लेकिन इस बार सब कुछ चुनाव के दौरान ही हो रहा है। मतलब ये बढ़े हुए आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद। बिल्कुल, कि हम कुछ भी कर लें तो इसमें जो है, इसमें अगर बीजेपी को झटका लगता है, तो बीजेपी का जो भी उत्साह बढ़ा हुआ था, जो भी एक हौसला बढ़ा हुआ था यूपी चुनाव के बाद बिहार में, उस पर एक बड़ा कुठाराघात हो जाएगा। दूसरी जो बात कर रहे थे कि तो बीजेपी ने जो दाव लगाया मुकेश सहनी पर इस तरह से, तो वो अजय निषाद की वजह से लगाया। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद, तो वो भी कई टर्म वहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे।
तो आमतौर पर मुकेश सहनी के आने से पहले कैप्टन ही मल्लाहों के नेता माने जाते थे, और वो आरजेडी में भी गए, जेडीयू में भी गए, बीजेपी में, तो उनका चलता रहा ये। पर ये दाव कितना फिट बैठता है, क्योंकि जो ग्राउंड पर जाने के पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की या देखी और जगहों से भी, तो मल्लाहों में खास नाराज़गी थी, खास तौर पर अजय निषाद को लेकर, क्योंकि वो सांसद भी हैं, तो उनका दायित्व तो वहाँ जाने का, वहाँ लोगों से मिलने जुलने का वो तो बना रहता है। तो वो सब चीज़ों में कमी आई, जिसकी वजह से मल्लाह जाति के लोग जो हैं वो अधिकतर से, जब से जिससे भी हमने बात की, वो मुकेश सहनी को ही मल्लाहों का नेता मानते हैं। और अजय निषाद पर हो सकता है कि अजय निषाद एक मुजफ्फरपुर इलाके में मल्लाहों के नेता हों, लेकिन मुकेश सहनी का है पूरे बिहार में कहीं ना कहीं इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता कि मल्लाहों में उनकी मानते हैं, मल्लाह की एक नेता हमारा है। तो इस चुनाव में अगर उनको सम्मानजनक वोट आता, जीतने की बात मैं नहीं करता, और अगर बीजेपी हारती है तो उसमें भी बहुत बड़ा हाथ वीआईपी का होगा। वो अलग बात है कि अगर बीजेपी थोड़ी सी होशियारी दिखाती और जो भी काम चुनाव के दौरान अगर नहीं किया रहता, तो हो सकता था कि बीजेपी को इसका फ़ायदा होता। दूसरा, बीजेपी के ने जो उम्मीदवार चुना, उम्मीदवार को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी स्थानीय स्तर पर थी। 2015 में जब वो जीती थी तो बहुत तरीके की बात हुई थी, तो एक उम्मीदवार का चयन भी रहा गड़बड़, और बीच में मुकेश सहनी का जो ये हो गया, जिस तरीके से उनको निकाला गया, तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि बीजेपी को कमज़ोर बनाते हैं, और यही कारण है। अब वीआईपी का जो उम्मीदवार जो थे, जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, अमर पासवान, वो आरजेडी में चले गए, तो सहानुभूति का एक बहुत बड़ा फैक्टर उधर चला गया। और इसी बीच में क्या हुआ कि चिराग पासवान का बंगला खाली करा दिया, और पासवान वोटर जो है वो उससे नाराज़ हैं, तो वो चले गए फिर अमर पासवान। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इतना घालमेल हो गया है ना पूरी तरह से, तो निश्चित तौर पर इससे बीजेपी के जो नेता, जो स्थानीय नेता हैं, चाहे जो काडर है, वो खुश नहीं है जिस तरह के फैसले किए बीजेपी के नेतृत्व ने। अब देखिए रिजल्ट में क्या आता है। नहीं तो एक सवाल बनता है कि आखिर एक सीट को लेकर बीजेपी भी इतना दाव क्यों खेलने पे लगी हुई थी कि एक सीट पर उसने एक पार्टी को अलग कर दिया, 35 विधायक उतार दिए, वहाँ पूरा मंत्रिमंडल यहाँ तक था, केंद्रीय मंत्री तक वहाँ कैंपेन, नित्यानंद राय पहुँचे, गिरिराज सिंह पहुँचे कैंपेन करने के लिए, राज्य के तो मंत्री वहाँ पर थे ही, मुस्लिम वोटरों के लिए शहनवाज हुसैन उतर गए थे मैदान में। तो आखिर बीजेपी इस सीट को जीतकर संदेश क्या देना चाहती है? क्या कि हम मुकेश सहनी की राजनीति को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, या हम किसी मतलब हमारे लिए सिर्फ चुनाव जीतना एक बड़ा मैसेज देना है? देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? इसी दौरान बनी ना। वीआईपी के 3 विधायक आए और वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब है कि हम जो काम करें, हम जो भी कुछ करें, हमारा वर्चस्व। तो एक सीट, ये प्रतिष्ठा का सवाल है ना। ये जो है, आपने जो भी फैसले लिए, चाहे बीजेपी के जो है यहाँ प्रदेश इकाई ने लिया हो या केंद्रीय नेतृत्व ने लिया हो, अगर या कन्विंस किया होगा बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने उनके केंद्रीय नेतृत्व को कि हम ये कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ से बीजेपी को फ़ायदा होगा, जीत होगी। अगर इसमें हार जाती है बीजेपी, नुकसान हो जाता है, तब क्या होगा? बिल्कुल। तो कौन जवाब देगा? कोई ना कोई जवाबदेह होना चाहिए ना इसके लिए। अगर मान लीजिए आप, ठीक है, मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा यूपी में और बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया, तमाम बातें थी, लेकिन इस बातों को मिल बैठ के भी सुलझाया जा सकता था। एक बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी का ये दायित्व था कि इसको मिल बैठकर अपने संगठन को, अपने जो गठबंधन को कैसे मजबूत करें, क्योंकि सबसे लक्ष्य जो बीजेपी का है वो 1-2 ये विधानसभा का उपचुनाव जीतना नहीं है। लक्ष्य है 2024 का लोकसभा, उसको कैसे जीतना है। अगर आप इसी तरह से बिखराव करेंगे, इसी तरह से उसको हटा दिया रहे, उसको ये कर दिया ले, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी को कोई लाभ होने वाला। एक और सवाल तेजस्वी यादव को लेकर कि क्या तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वहाँ पर कैंडिडेट को मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कैंडिडेट किसी और पार्टी के उसको अपने पार्टी में ले आए, और उसके बाद वहाँ पर
तमाम तुरंत के जीते हुए एमएलसी की कैंपेनिंग करवा दी, मैसेज देने की कोशिश की, कुछ बड़े नेता सवर्णों के भी वहाँ पहुँचाए गए, लगातार वहाँ मैसेज निषाद नेताओं को वहाँ लगाया गया। बल्कि राबड़ी देवी से जब यह सवाल भी किया गया था कि क्या आप मुकेश सहनी के लिए जगह देंगे, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में तो उससे बड़े निषाद नेता हैं। तो तेजस्वी यादव इस सीट पर इतना दांव क्यों लगा रहे हैं? वही बोले ना कि सबसे बड़ी पार्टी, अगर मान लीजिए कि 77 सीट है बीजेपी का, तो इसके जीतने से वो 78 हो जाएंगे, आरजेडी 75। अगर आरजेडी जीतती है सीट को तो उसका 76 हो जाएगा, तो 76 77 एक ही सीट का ना फर्क रहेगा। तो इसलिए एक एक सीट का महत्व है। 2020 में बिहार की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है कि आपको एक एक सीट का महत्व समझना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा बड़ा बहुमत लेकर आप सरकार नहीं चला रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे कैसे 2020 में एक एक रन का होता है ना कि भाई, तो काफ़ी क्लोज फाइट चल रहा है। आपके साथ डिस्कशन करने के बाद एक और सवाल मेरे मन में आ गया कि चलिए चुनाव से एक और राजनीतिक शख्स का कोई लेना देना नहीं है, जीतन राम मांझी, लेकिन लग रहा है इस तमाम गुना भाग में वो अब सियासत से ही दूर होते चले जा रहे हैं खुद ब खुद। देखिए क्या है ना कि जब सरकार, वही हम कह रहे हैं मैंडेट का सब कमाल है। अब जब सरकार बनी तो 4 पार्टी साथ आके बनी, तब जाकर बहुमत आया। बहुमत से मतलब 127। अब क्या हुआ है कि जो वीआईपी वाला जो टूट के बीजेपी में मिला, तो अब जेडीयू और बीजेपी मिल के 123 हो गए। ये जीत जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो बहुमत के लिए 122 चाहिए। तो इन दोनों पार्टियों में ही बहुमत है। तो अब जीतन राम मांझी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, सवाल ये है। तो लेकिन जीतन राम मांझी का अपना महत्व है, अपने उनका वो दरअसल वो जेडीयू के तरफ से, जेडीयू के खेमे के मतलब उन्हीं के साथ उनका गठजोड़ है। जैसे कि वीआईपी का बीजेपी के साथ था। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि 16 अप्रैल एक बहुत बड़ा दिन है बिहार के लिए। बिहार की कई दिशाओं में मतलब संदेश, इसलिए मैंने कहा कि इसमें वीआईपी का भविष्य तय होगा, राजनीतिक भविष्य तय होगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खींचतान चल रही है उसका भी बहुत निपटारा हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी के अंदर भी खींचतान चल रही है। वहाँ 2 जो मंत्री और जो पूर्व मंत्री के बीच में जो मुजफ्फरपुर में चल रहा है, ये सब किसी से छिपा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और इससे क्या होगा ना, और आरजेडी का क्या है, आरजेडी में कोई बिखराव नहीं है। तो A to Z जो बनाना चाह रहे हैं, तो उसका भी टेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि एमएलसी चुनाव को मैं उसका टेस्टिंग नहीं मानता। ये सही जगह और सही समय है इस चीज़ का आकलन करने का। इसलिए हम लोगों ने कहा कि चुनाव एक और संदेश अनेक। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।